हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम अग्रवाल। फाइनली हरियाणा नीट काउंसलिंग का स्केड्यूल फर्स्ट राउंड का एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो भी आप कहते हैं वो आ गया है। हम इतने दिनों से वेट कर रहे थे, डिफरेंट स्टेट्स निकाल रहे थे, बट अब हरियाणा का भी आ गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट राउंड का स्केड्यूल क्या है काउंसलिंग का, एंड देन उसके रूल्स एंड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जो भी इन्फॉर्मेशन है जो हमें हरियाणा की काउंसलिंग समझाएगी वो हम देखेंगे इस वीडियो में। हमारा पर्पज़ यही है कि सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एक समरी के रूप में इस वीडियो के थ्रू आपके सामने लेके आएँ। इसके बियॉन्ड कुछ डाउट्स रहते हैं तो हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि स्केड्यूल क्या है फर्स्ट राउंड का हमारे काउंसलिंग का। काउंसलिंग का स्केड्यूल, हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है फर्स्ट राउंड 21 अगस्त से 25 अगस्त। 21 to 25 के बीच में रजिस्ट्रेशन करनी है, बट साथ में चॉइस फिलिंग भी करनी है। 21 से 25 के बीच में ये दोनों चीज़ें करनी है। उसके बाद आपका एलोकेशन मिल जाएगा। 27 को आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी सीट मिल रही है। इन केस कोई ग्रीवियंसेस है, कोई चीज़ आपको चैलेंज करनी है तो आप 27 को ही कर सकते हैं। एंड डिस्प्ले ऑफ एलोकेशन लिस्ट आफ्टर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस, वो भी 27 को ही। सो बाय द एंड ऑफ 27 आपको अपना कॉलेज समझ में आ जाएगा कि हरियाणा में कुछ मिल रहा है आपको। अगर कुछ मिल रहा है तो क्या, कौन सा कॉलेज मिल रहा है। उसके बाद आपको ऑनलाइन ट्यूशन फीस पे करनी है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ट्यूशन फीस पे करनी होती है। हमारा जो ट्यूशन फीस है ये पूरा वो ऑनलाइन पे करना होगा। इसके बाद जैसे ही ट्यूशन फीस पे करेंगे जिसकी डेट है हमारी 27 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में हमें ट्यूशन फीस पे करनी है। साथ में जो एक डिफरेंट स्टेप है और स्टेट्स के कंपेरिजन में, हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा PGI रोहतक फ्रॉम 2 to 4 सितंबर। सो आपकी ट्यूशन फीस, ऑनलाइन ट्यूशन फीस पे करनी है 27 से 1 के बीच में, 27 अगस्त टू 1 सितंबर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाने के लिए कोई भी कॉलेज मिले आपको PGI रोहतक ही जाना पड़ेगा 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में। और उसके बाद अगर हम नीचे जाएं, फाइनली एडमिशन लेटर आपको डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप 2 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में। एंड लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग द एलोकेटेड इंस्टीट्यूट, जो आपको अलॉट हुआ है इंस्टीट्यूट, उसकी लास्ट डेट है 5 तक। तो 5 तक आपको इंस्टीट्यूट जाके कंफर्मेशन भी करना है। सो सारा जो साइकिल है वो 21 से स्टार्ट होकर 5 तक खत्म है, 21 अगस्त से 5 सितंबर, जिसके बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है, रिजल्ट आएगा, ऑनलाइन ट्यूशन फीस देनी है, PGI रोहतक जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, एंड फाइनली कॉलेज की ज्वाइनिंग करनी है। तो ये तो है ओवरऑल जो स्केड्यूल है फर्स्ट राउंड का। अब हम देखते हैं ब्रोशर क्या कह रहा है, ओवरऑल क्या रूल्स हैं, क्या इस बार नया कुछ आया है, क्या सब कुछ देखेंगे। तो एज़ यूजुअल हमने इस ब्रोशर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट की हुई हैं आपके लिए। सो हम वही डिस्कस करेंगे। MBBS BDS एडमिशन्स के लिए हम ये ब्रोशर्स देख रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जैसा कि हमें पता है 15% सीट्स जो है हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो भी करंट रजिस्ट्रेशंस चल रही हैं उसके थ्रू होंगी। 85% जो हैं वो हरियाणा स्टेट में सीट्स हैं जो हरियाणा के बच्चे के लिए अवेलेबल हैं। प्राइवेट की बात की जाए, प्राइवेट में 50% ऑफ द सीट्स विल बी फिल्ड अंडर स्टेट कोटा एंड रिमेनिंग 50% सीट्स विल बी फिल्ड अंडर मैनेजमेंट कैटेगरी। सो 50% की जो सीट्स हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में वो स्टेट के बच्चों के लिए है, 50% जो मैनेजमेंट कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता है उसके लिए है। 50% जो मैनेजमेंट सीट्स हैं उसमें उसके अंदर 15% जो हैं वो NRIs के लिए हैं। सो ओवरऑल 3 ब्रैकेट्स हो गई, 50% फॉर स्टेट कोटा स्टेट सीट्स, 35% फॉर मैनेजमेंट सीट्स एंड 15% फॉर NRI सीट्स। जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो स्टेट सीट्स जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की उन सब पे अप्लाई होगा, एंड 50% स्टेट कोटा सीट्स उनके ऊपर ही अप्लाई होगा जो आपकी रिजर्वेशन है, जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 5% सीट्स आर बुक्ड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे उनके लिए 5% बुक्ड है। तो ओवरऑल समझ में आ गया, 15% ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, 85% हरियाणा स्टेट। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें 50% स्टेट, 50% मैनेजमेंट, बट उस 50% मैनेजमेंट के अंदर भी 15% NRI है एंड 5% आपका डिसेबिलिटी हो गया। आगे देखते हैं कॉलेजेस। सो अब कौन कौन से कॉलेजेस में हम एडमिशन ले सकते हैं इस हरियाणा की काउंसलिंग के थ्रू। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस फॉर MBBS, PGI रोहतक, BPS सोनीपत, शहीद मेवात कॉलेज जो है शहीद हसन खान, कल्पना चावला करनाल, SABV अटल बिहारी वाजपेयी जो फरीदाबाद में है वो वाला कॉलेज, ESCC फरीदाबाद, स्टैंडर्ड अपने जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो, प्लस गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो एक ही है हमारा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज महाराजा अग्रसेन अग्रोहा कॉलेज, उसमें एडमिशन ले सकते हैं।
उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो पीजीआई रोहतक से एफिलिएटेड हैं। कुछ मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो पीजीआई से एफिलिएटेड नहीं है, वो प्राइवेट एक्ट के अंदर आते हैं। सो पीजीआई रोहतक के अंदर 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत, आदेश मेडिकल कॉलेज शाहबाद हरियाणा एंड वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर। ये 3 मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट में हम एमबीबीएस के लिए जा सकते हैं। अदर एमबीबीएस कॉलेजेस जो पीजीआई रोहतक के अंदर नहीं आते हैं वो हैं एसजीटी गुड़गांव, अल्फला स्कूल जो माइनॉरिटी कॉलेज है, एंड एमएमयू सद्दोपुर। ये 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, इसमें भी आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। इन सब की फ़ीस भी देखेंगे हम इसी वीडियो में, एंड में, डॉक्यूमेंट के एंड में है वो। अब हम डेंटल की बात करें तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पीजीआई रोहतक, जो एक ही कॉलेज है हमारा गवर्नमेंट का डेंटल का, पीजीआई रोहतक। प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस 5 हैं, स्वामी देवी दयाल बरवाला में, JN कपूर यमुनानगर, सुधा रुस्तगी फरीदाबाद, जन नायक सिरसा एंड यमुना इंस्टीट्यूट यमुनानगर में। तो ये 5 आपकी जो पीजीआई रोहतक के अंदर बीडीएस या डेंटल कॉलेजेस हैं वो ये इनमें एडमिशन हो सकता है। एंड प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस एस्टेब्लिश्ड अंडर हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये पीजीआई रोहतक के अंदर नहीं है, ये हैं आपकी फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस बहादुरगढ़ झज्जर एंड एसजीटी डेंटल कॉलेज। तो ये हमारे हो गए प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस नॉट एफिलिएटेड विद पीजीआई रोहतक बट अंडर हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आगे चलते हैं। ईडब्ल्यूएस के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ इन्होंने कि जो रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शैल बी प्रोवाइडेड एज पर एनेक्सचर 1। एनेक्सचर 1 में आप पढ़ सकते हैं, इसमें एनेक्सचर 1 में रूल्स दे रखे हैं ईडब्ल्यूएस में कौन बिलोंग करता है, हम थोड़ा सा उस पर इस वीडियो में देखेंगे भी। जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट डिक्लेयर करना है, दिखाना है, उनको रेडी करना है सर्टिफिकेट। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इस काउंसलिंग में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली यू हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा। बोनाफाइड रेजिडेंट कौन कौन हो सकते हैं? अगर आपने रेजिडेंस, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चों ने अभी तक रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑलरेडी बनवा लिया है, अगर नहीं बनवाया है तो इन एनेक्स्चर्स में नीचे रूल्स दे रखे हैं कि किस किस को रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिल सकता है हरियाणा में, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैटेगरी के लिए कोई भी स्टेट का या डोमिसाइल का कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है, ऑल ओवर इंडिया हर बच्चा एलिजिबल है फॉर अप्लाइंग इन मैनेजमेंट कैटेगरी। देन आगे देखते हैं। The candidates who have been provisionally allocated seats will have to appear in person of document verification PGI रोहतक। ये हमने देखा है PGI रोहतक में जिसको भी सीट्स मिली है उनको जाके अपनी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। अब थोड़ा सा काउंसलिंग के राउंड्स के रूल्स देख लेते हैं। एक तो ये है कि 21 से 25 के बीच में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर फर्स्ट राउंड में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है। However, fresh registrations shall be allowed for participation in the second round। आप सेकेंड राउंड में भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में करना ही करना है, वो आपका काउंसलिंग का जो भी प्लान बनेगा उसके अकॉर्डिंग है। द कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर किया है वो सेकेंड राउंड में विदाउट न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन वो बैठ सकते हैं, ऑल इंडिया की तरह ही हैं। उनको अपग्रेडेशन या विलिंगनेस देना होगा फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज ज्वाइन किया है, सो दैट उनकी फर्स्ट राउंड की सीट ब्लॉक्ड रहे और सेकेंड राउंड में उनको जो भी सीट है वो उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, सेम एज ऑल इंडिया कोटा। द कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग वांट टू ऑप्ट फॉर स्टेट कोटा। तो ये दोनों हमने एरोज भी लगाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं। The candidates who wish to participate in the second round of counseling and want to opt for state quota seats in government colleges। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो स्टेट कोटा सीट्स है, अगर सेकेंड राउंड में आपको उनके लिए सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज़ देने होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10,000 है। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो आपकी ये फीस 5,000 हो जाएगी। और इफ़ द कैंडिडेट विशेज टू ऑप्ट फॉर स्टेट कोटा सीट्स इन गवर्नमेंट में तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो आप स्टेट कोटा सीट्स लेना ही चाहते हैं, बट स्टेट और मैनेजमेंट कोटा सीट्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, सेकेंड राउंड में अगर आपको गवर्नमेंट की स्टेट कोटा सीट्स चाहिए या फिर प्राइवेट की स्टेट और मैनेजमेंट कोटा सीट्स चाहिए तो आपको 1 लाख रुपीज़ की एक सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करनी होगी या डिपॉजिट करनी होगी। एक सिक्योरिटी अमाउंट है, ये फीस में एडजस्ट हो जाएगी अगर आपने कॉलेज ज्वाइन किया, अगर आपने कॉलेज नहीं ज्वाइन किया तो आपको रिफंड हो जाएगी। बट सेकेंड राउंड में ये 1 लाख रुपीज़ की फ़ीस है फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, एंड 10,000 रुपीज़ हैं अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट की स्टेट कोटा सीट्स के लिए जाना है।
अमाउंट शेल बी लेटर एडजस्टेड इन द फर्स्ट ईयर, सीट रिफंड हो जाएगी। साथ में उन्होंने ये लिखा है कि जो भी सेकेंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको फ्रेश अपनी प्रेफरेंसेस, कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस फिल करनी होगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में जो आपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट आपने सबमिट कर दी वही सेकेंड राउंड में प्रोपोगेट होगी, ऐसा नहीं है। आप फ्रेशली अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं चॉइसेस। रजिस्ट्रेशन फीस जो नॉन रिफंडेबल पार्ट है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन का जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है वो क्या है? 2500 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 1250 1250 रुपीज़ फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 10,000 फॉर NRI कैटेगरी। आगे देखते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स सीक बेनिफिट ऑफ द कास्ट। सो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है, ये एक हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जिसमें बेसिकली ये बोलते हैं कि अगर बच्चे के 12th में या लास्ट जो भी एग्ज़ाम दिया उसमें 50% आए हैं एंड फैमिली की जो इनकम है यूजिंग ऑल द सोर्सेज उस सबको मिला के वो इनकम सिर्फ ₹1 लाख या उससे कम है, तो उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देती है। तो अगर कोई अपना कास्ट यूज़ करना चाहते हैं स्कॉलरशिप में तो उनको ये कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर अलॉन्ग विद IFSC एंड परिवार पहचान पत्र, ये अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ अ कैंडिडेट हैविंग जॉइंड द इंस्टीट्यूट बट लीव्स द कोर्स आफ्टर 3 days प्रायर टू द लास्ट डे ऑफ एडमिशन। सो ये एक तरह का सीट लीविंग बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं कि अगर कैंडिडेट ने सीट ज्वाइन करी बट उसको जो भी उस कॉलेजेस में लास्ट डे ऑफ एडमिशन है उसके 3 दिन पहले तक वो अगर रिज़ाइन कर देता है बट लीव्स द कोर्स आफ्टर 3 days प्रायर टू द लास्ट डे के 3 दिन पहले, जो अगर आपके लास्ट डे 10th है तो 7th इज़ द कट ऑफ डेट, 7th के बाद अगर वो अपना सीट छोड़ता है तो ही विल बी डीबार्ड फॉर द नेक्स्ट 3 years। नेक्स्ट 3 years के लिए वो डीबार्ड हो जाएगा फॉर अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू MBBS एंड BDS। बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर आपने सीट छोड़नी है टाइम से छोड़ दीजिए, 3 days जब रह जाएंगे तब तक ना वेट करिए, अदरवाइज नेक्स्ट 3 years के लिए आप डीबार हो जाएंगे फॉर टेकिंग एडमिशन इन MBBS एंड BDS कॉलेजेस। एंड साथ में 10 लाख रुपीज़ का आपका बॉन्ड भी है। अगर आप ऐसा करते हैं, कट ऑफ डेट जो 3 दिन पहले है लास्ट डेट से उसके बाद छोड़ते हैं तो आपको 10 लाख रुपीज़ का बॉन्ड भी भरना होगा अपार्ट फ्रॉम बीइंग डीबार्ड फ्रॉम द एडमिशन। इतना तो है ही है, साथ में एक और चीज़ है कि दे हैव टू पे द फीस फॉर एकेडमिक सेशंस। जिस एकेडमिक सेशन में उन्होंने अपनी, अगर ये उसकी बात हो रही है कि अगर आपके MBBS कोर्स चल गया है, आप ड्यूरिंग द MBBS कोर्स अगर आप सीट छोड़ते हैं तो ये दोनों क्लॉजेस तो हैं ही हैं, क्योंकि आपका लास्ट डे के 3 days वाला जो कट ऑफ था उसके बाद ही छोड़िए आपने, बट उसके साथ साथ आपको जिस साल में आपने ये छोड़ा है अपनी सीट उस साल की पूरी एडमिशन फीस, पूरी एकेडमिक फीस एंड 50% ऑफ द फीस फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशंस। जितने भी आगे के एकेडमिक सेशंस बचे हुए हैं उनकी भी 50% फीस आपको देनी होगी। सो आपका ये हो गया, इसमें फ़ीस देनी है उस साल की और रिमेनिंग ईयर्स की 10 लाख रुपीज़ देना है और उसमें नेक्स्ट 3 years के लिए आप डीबार्ड भी हो जाएंगे। सो बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा नुकसान है। आप देख के अगर कॉलेज ज्वाइन किया है या छोड़ना है तो आप इस कट ऑफ डेट का ध्यान रखिए, उससे पहले ही छोड़ दीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट देखते हैं NRI कैटेगरी के एडमिशन्स के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कौन कौन NRI में अप्लाई कर सकता है? सबसे पहले वो जिनका नीट का क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, जो नीट में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। कौन कौन कर सकता है? जो NRIs हैं, NRIs में जो OCIs होते हैं या PIOs होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनके कार्ड्स होते हैं इनके पास जनरली। तो NRIs हैं, OCIs हैं, PIOs हैं, ये कैंडिडेट्स जो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके, या फिर जिनके पेरेंट्स इन 3 कैटेगरीज में आते हैं, NRIs, OCI, PCI, इनके बच्चे बिलोंग टू हरियाणा स्टेट। तो पहले हरियाणा स्टेट के NRIs या उनके बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है इंडिया में आउट ऑफ हरियाणा कोई भी स्टेट से अगर NRIs, OCIs, PIOs हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। उनको NRI सीट्स वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको प्रेफरेंस मिलती है, उनके बच्चों को प्रेफरेंस मिलती है। उसके बाद ये सब होने के बाद 5th नंबर पे आता है रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट का रियल ब्रदर एंड सिस्टर NRI है तो बच्चे को प्रेफरेंस मिलती है। उसके अगर ये भी नहीं है तो फर्स्ट डिग्री रिलेशन कौन होता है? जनरली आपके पेरेंटल साइड या मैटरनल साइड, चाचा ताऊ हो गए, मामा मामी हो गए, उनके बच्चे हो गए, ये सारे जो हैं इनके थ्रू आप अपना NRI के में अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? सच पर्सन शुड ऑर्डिनरी बी रिजाइडिंग अब्रॉड। एक तो ये लोग बाहर रहने चाहिए,
दूसरा, सच पर्सन शुड हैव लुक्ड आफ्टर सच स्टूडेंट एज द गार्डियन। तो इनको प्रूव करना होगा, दे हैव टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट जिसमें ये बताएंगे कि इन्होंने इस बच्चे की पढ़ाई को स्पॉन्सर किया है, दे हैव लुक्ड आफ्टर सच स्टूडेंट एज अ गार्डियन। तो इसका एक एविडेंस है, इसका एक एनेक्स्चर है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो आपको प्रोड्यूस करना होगा। उसके बाद जो फॉरेन नेशनल्स बचे हैं, अगर कोई सीट बची फॉरेन नेशनल्स हो तब जाके वो सीट्स पे आपको एलोकेशन मिलती है। ये प्रेफरेंस ऑर्डर है। एनआरआई कौन कौन एनआरआई बन सकते हैं, कौन कौन एनआरआई स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर आप एनआरआई कैटेगरी में अपनी सीट लेना चाहते हैं। क्लॉज है, ट्यूशन फीस शैल बी पेएबल ऑन एनुअल बेसिस। सो एनुअल बेसिस पे आपकी ट्यूशन फीस पे होनी चाहिए। ट्यूशन फी शैल बी एडजस्टेड इफ शिफ्टेड इन द, अगर आप काउंसलिंग ड्यूरिंग काउंसलिंग सेकेंड राउंड थर्ड राउंड अगर आप एक इंस्टीट्यूट से डिफरेंट दूसरे इंस्टीट्यूट में शिफ्ट करते हैं तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट टू अनदर। तो ऐसा नहीं है कि आपको हाथ में मिलेगी और आप लेके जाओगे दूसरे इंस्टीट्यूट में, वो शिफ्ट वहाँ कर देंगे। बट अगर आप विड्रॉ का रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप नेक्स्ट किसी और इंस्टीट्यूट को चेंज नहीं कर रहे हैं बट कि आप सीट को रिज़ाइन कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको कैंडिडेट को रिफंड मिलेगा अगर रिक्वेस्ट की गई है इन पर्सन एंड ओरिजिनल रिसिप्ट ऑफ फी। आपको ओरिजिनल रिसिप्ट ऑफ फी दिखानी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, इन पर्सन ईमेल नहीं चलेगा, आपको जाके बोलना पड़ेगा। एंड द कैंडिडेट विल हैव टू मेक द रिक्वेस्ट एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब। जो भी एडमिशन का लास्ट डे है उससे 3 दिन पहले, वही जो अपनी कट ऑफ डेट है उससे पहले आपको ये रिक्वेस्ट करनी होगी। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको जब ज्वाइन करना होता है तो 50% ट्यूशन फीस आप तभी दे सकते हो, बट रिमेनिंग 50% हैज़ टू बी गिवन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन्स। तो मोर और लेस आपको नेक्स्ट 1-2 महीने में या जितना भी कॉलेज का ये चलेगा काउंसलिंग, उसमें आपको ये पूरी फीस देनी होगी 50-50 या पूरी 100% भी दे सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं तो आपकी कैंडिडेचर जो है वो इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा, प्लस यू आर डीबार्ड फॉर एडमिशन्स इन फ्यूचर। सो बी केयरफुल, बिल्कुल भी फेक डॉक्यूमेंट्स ना बनवाइए, अपना ओरिजिनल जो है वही चलते रहने दीजिए। वैसे भी MBBS है, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है, तो इसको ध्यान रखिए। देन कुछ एनेक्स्चर्स हैं, किसी को एनेक्स्चर्स में देखना है तो दे कैन सी इट और हमसे भी पूछ सकते हैं। EWS के लिए क्या बोला गया है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हु आर नॉट कवर्ड इन एनी रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, किसी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस में नहीं है एंड उनकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम है, उनको EWS आइडेंटिफाई किया जाएगा। एंड उसकी यही है कि ये जो 6 लाख की इनकम है उसके सारे सोर्सेज को मिला के, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, सारी जो भी फाइनेंशियल उसकी अर्निंग है वो सब मिला के उसके 6 लाख से कम है, तो उसको EWS कैटेगरी में डाला जाएगा। लेकिन अगर उस कैंडिडेट की फैमिली में इनमें से कुछ है, 5 acres ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड हो, फ्लैट हो 1000 स्क्वायर फीट का, प्लॉट हो, प्लॉट 200 स्क्वायर फीट का हो, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो आपको EWS नहीं मिलेगा। सो अगर कोई EWS स्टूडेंट है जो अपने हरियाणा स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है थ्रू EWS कैटेगरी, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। 6 लाख से कम है आप EWS हैं, अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, OBC नहीं है और 6 लाख से कम है, सारी इंटायर इनकम प्लस इनमें से कुछ नहीं है, तो आप एज अ EWS जा सकते हैं। EWS वालों को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनकम EWS के लिए इनकम डिस्क्लोजर सर्टिफिकेट है, फॉर्मेट है इसका ये। यहाँ पे रूल्स हैं कि कौन कौन बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा कहलाया जा सकता है, किस किस को रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो ये पढ़ सकते हैं, ये सारे इसमें कंडीशंस हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों के ऑलरेडी ये रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स बन चुके हैं। देन अगर हम और नीचे जाएँ टूवर्ड्स फीस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फीस एंड डॉक्यूमेंट्स, ये सारे इसमें डिफरेंट एनेक्स्चर्स दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं फ़ीस की, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो गवर्नमेंट फ़ीस दो टाइप के कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट की लाइन में, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड, जिसको हम सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट के लिए टोटल फीस अराउंड 4,22,910। सो ये हमारी टोटल फीस है 4,22,910 फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। एंड गवर्नमेंट एडेड जो हमारा अग्रोहा कॉलेज है उसकी है 8,10,000। दिस इज़ जस्ट अ ट्यूशन फीस, तो ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद इंसेंटिव बॉन्ड। सो आई थिंक काफ़ी को तो पता है हरियाणा में जो बॉन्ड है थोड़ा सा बड़ा बॉन्ड है, 5 years का बॉन्ड है। तो जो बॉन्ड की अमाउंट है, पहली बात तो बॉन्ड होता क्या है,
बॉन्ड ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में बॉन्ड होता है जिसमें आपको साइन करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एंड उनकी कंडीशंस इस टाइप की होती है कि वंस यू हैव कंप्लीटेड योर MBBS, उसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में सर्व करना होता है एज अ डॉक्टर। तो बिकॉज वो गवर्नमेंट कॉलेज से आप पास आउट हो, आपकी ड्यूटी है ये, इसलिए आपको बॉन्ड साइन करना पड़ता है। हरियाणा में जो बॉन्ड है वो है 5 ईयर्स का। आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBBS आपको 5 ईयर्स तक गवर्नमेंट सर्विस करनी होगी, बट इसके आगे कंडीशंस हैं और मैं ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। वो 5 ईयर्स आप सर्व नहीं करना चाहते तो एक बॉन्ड अमाउंट होती है जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, मेल्स के लिए है 25,77,090 रुपीज़ एंड फीमेल्स के लिए है 21,90,000। एंड अगर हम ये एडेड कॉलेजेस में है 21,90,000। अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीमेल की बात करें तो 23,90,000 है, एंड MAMC अग्रोहा जो आपका गवर्नमेंट एडेड है उसमें 19,71,000। ये अमाउंट अगर आप पे करेंगे तो आप 5 ईयर्स की सर्विस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अमाउंट पे करिए एंड यू आर फ्री फ्रॉम द बॉन्ड। ओवरऑल ये चीज़ है। नाउ जो ये बॉन्ड होता है लगता तो बहुत बड़ा है 5 ईयर्स का, बट जनरली आजकल MBBS का जो बच्चा है वो PGI करता है, PG करता ही करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन जब करेगा वो 3 साल उसके वहाँ लग जाएंगे। सो हरियाणा के बॉन्ड में अभी हम देखेंगे भी, हरियाणा के बॉन्ड में कंडीशन है कि जो आपकी PG है उसके ईयर्स जो है वो माइनस हो जाते हैं आपके बॉन्ड से। सो 5 - 3 आपका बॉन्ड रह गया सिर्फ 2 ईयर्स का। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सर्विस इंसेंटिव बॉन्ड शिल बी 5 ईयर्स। कैंडिडेट्स विल बी एट लिबर्टी टू अपीयर फॉर एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग जुडिशियल। कोई भी सेंटर की, स्टेट की आप गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हैं। अपॉन सिलेक्शन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ सबको यहाँ डाउट रहता है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में सेलेक्ट हो जाते हैं, अपॉन सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन इन हरियाणा और एनी अदर स्टेट, अगर एनी अदर स्टेट या फिर हरियाणा इनमें आप हो जाते हैं, फॉर द पीरियड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन शैल बी डिडक्टेड। आपका पीरियड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिडक्ट होगा फ्रॉम द टोटल बॉन्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक जो हरियाणा का बॉन्ड बहुत गंदा कहलाया जाता है उसमें से ये एक अच्छी बात है कि आपका सीधा सीधा -3 ईयर्स हो रहे हैं। इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नॉट एबल टू सिक्योर अ सर्विस विद इन 1 ईयर, आपके MBBS करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिली विद इन 1 ईयर, तो आप एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट ही लेनी है, आप प्राइवेट भी ले सकते हैं, बट विथ सम कंडीशंस। कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद द इनिशियल सैलरी। इनिशियल जो सैलरी है ऑफ मेडिकल ऑफिसर, ये कंडीशन है। आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई कर रहे थे, 1 साल तक आपको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिली, उसके बाद आप प्राइवेट सर्विस कर सकते हैं विद द कंडीशन कि आपको मेडिकल ऑफिसर की जो इनिशियल सैलरी है उतनी ही सैलरी अगर आपकी, अगर वैसी जॉब कर रहे हैं तो इट इज़ फाइन, आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा बॉन्ड का अमाउंट, आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी, अगर आपकी अर्निंग जो है वो है इनिशियल सैलरी ऑफ मेडिकल ऑफिसर से ज़्यादा, मोर देन आपका एक क्लॉज है। सो बेसिकली होता क्या है कि बॉन्ड किस टाइप से वर्क करता है। सो जब आप कॉलेज जाएंगे, आपसे जब बॉन्ड साइन करवाएंगे तो वो बॉन्ड होता है बिटवीन यू, कॉलेज एंड या फिर गवर्नमेंट बेसिकली एंड बैंक। ये ट्राई पार्टी बॉन्ड होता है। एंड इसका ये चलता कैसे है कि जैसे आपने 25 लाख का बॉन्ड सपोज आपने साइन किया, तो एक तरह से आपने 25 लाख बैंक से लोन ले लिया, जो कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स या जो भी इंस्टॉलमेंट्स आपकी जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर होगी वो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ती है। लमसम भी पे कर सकते हैं, बट आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। जितने टाइम तक आप इस ब्रैकेट में थे, गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, ऑल ओके, तो वो जो इंस्टॉलमेंट्स है वो बैंक को कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी, बच्चा नहीं करेगा क्योंकि बच्चा अपना गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है। या फिर आप प्राइवेट कर रहे हैं, इनिशियल सैलरी ऑफ मेडिकल ऑफिसर, इट इज़ ओके, गवर्नमेंट विल पे द बॉन्ड, बैंक को जो इंस्टॉलमेंट जाने वो गवर्नमेंट करेगा, आपको नहीं करने। बट अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं जहाँ पर आपकी सैलरी, इनिशियल सैलरी ऑफ मेडिकल ऑफिसर जो भी जनरली 1 लाख रुपीज़ की अराउंड होती है, ये अगर आपको इससे ज़्यादा सैलरी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी 1 लाख तक के लिए तो फ्री है, बट सपोज करो आपकी जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 1,50,000। सो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 50,000 का, ये यूज़ होगा आपके रिमेनिंग जो इंस्टॉलमेंट्स आगे फ्यूचर में पे करनी है उसको पूरा करने के लिए। सो आपका जो कैप है, जो आपकी जो थ्रेशहोल्ड है वो 1 लाख का है, इससे ऊपर जो भी अमाउंट है वो आपके फर्दर इंस्टॉलमेंट्स को पे करने में यूज़ हो जाएगा। एंड इंटरेस्टिंग थिंग और इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि अगर हम
ऐसी प्राइवेट जॉब करते हैं जिसमें आपकी सैलरी 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल सैलरी ऑफ मेडिकल ऑफिसर, उससे भी ज़्यादा है, मोर देन दैट, तो आपको ये आप क्वालिफाई नहीं होते, आपको पूरा का पूरा बॉन्ड देना पड़ेगा। एंटायर रीपेमेंट बाय द कैंडिडेट को ही पे करना पड़ेगा। सो ओवरऑल बॉन्ड थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो ओवरऑल बॉन्ड है वो 5 इयर्स का था, 3 इयर्स पीजी से कम हो गया। उसके बाद जो 2 इयर्स है उसमें आपने अपना हाथ साफ करना है, गवर्नमेंट जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही तो प्राइवेट जॉब कर लो, 1 लाख तक आपका फ्री है, गवर्नमेंट ही पे कर रहेगा लोन। 1 लाख के ऊपर है तो एनीवेज वो ऊपर ही था, तो आप वो पे कर सकते हैं अपना रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स। तो बॉन्ड इतना ख़राब नहीं है हरियाणा का जितना लगता है। हाँ, पीजी जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद फिर उसका भी बॉन्ड आ जाएगा, तो उसका ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। द कैंडिडेट शैल कंप्लीट द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, हाँ, पीजी करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 3 मंथ्स के अंदर ही आपको वापस अपना गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करना पड़ेगा, ये कंडीशन है। वापस फीस पे आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की हमने देखी 4,22,000 है, गवर्नमेंट एडेड की 8,10,000 ट्यूशन फीस। अगर हम इसकी डिटेल्स भी दी हुई है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं। बट गवर्नमेंट कॉलेज में ट्यूशन फीस के अलावा आपकी छोटी छोटी कुछ और आपकी स्टूडेंट फ़ी होगी, सिक्योरिटी होगी, रजिस्ट्रेशन होगी, काफ़ी सारी ऐसी अमाउंट्स हैं छोटी छोटी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अगर हम जो गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज हैं उसमें देखें तो ट्यूशन फीस के अलावा हमारे पास हॉस्टल फ़ी है 19,000 पर एनम, इलेक्ट्रिसिटी है 9,000, अमेलगेमेटेड फंड है, यूनिवर्सिटी फ़ीस है, सिक्योरिटी है 1 टाइम रिफंडेबल 30,000 की। गवर्नमेंट है, ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी अमाउंट्स नहीं है, तो यहाँ चलता है। यहाँ पर ये है BDS कोर्स इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, आपकी फ़ीस 37,500 की ट्यूशन फीस। देन आपकी एडमिशन फ़ीस है 2,500, स्टूडेंट फीस है 2,500, कुछ कंपोनेंट्स है 600, 1,000 के रेंज में या उनसे कम 1,500, ज़्यादा बड़ी अमाउंट्स नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन फ़ीस लेते हैं ये यूथ रेड क्रॉस की 52,000 की, NRI की दे रखी है फ़ीस। नाउ अगर हम ESIC की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ESIC थोड़ा अलग चलता है, सेंटर के हिसाब से चलता है। वहाँ पर जो फीस है वो है ट्यूशन फीस 1 लाख रुपीज़ पर एनम फ्लैट, तो ESIC की ये फीस रहेगी। अब प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, MBBS कोर्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो PGI रोहतक से एफिलिएटेड हैं, तो कौन कौन हुए? हमारा NC इसराना हुआ, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर हुआ, या फिर अग्रवाल आपका आदेश हुआ शाहबाद वाला। ये 3 कॉलेजेस के लिए आपकी जो फीस रहेगी वो 12 लाख रुपीज़ रहेगी विद एनुअल इंक्रीज ऑफ 7.5%। बीच में बात आई थी कि फ़ीस बढ़ रही है, एक प्रपोजल आया था 10% बढ़ा दिया, एनुअल इंक्रीमेंट 10% हो गया था, वो सब नहीं है। 12 लाख रुपीज़ विद 7.5% इंक्रीमेंट, 2 लाख की एक रिफंडेबल फीस होगी, छोटे छोटे से और चार्जेस हैं। हॉस्टल के बारे में बोला है 75,000 और एक्चुअल जो भी है 75,000 लगा के चलिए, प्लस मेस चार्जेस एंड फैन एंड लाइटिंग के नहीं लेंगे। तो ये यहाँ पे लिखते हैं, बट एक्चुअली जब आप कॉलेज जाते हैं तो फीस थोड़ी डिफरेंट दिखती है, वहाँ पर आप इस पर ध्यान दे सकते हैं एंड इनको चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको बहुत ही एक्सेप्शनल फीस लग रही है इसके अकॉर्डिंग कि जो यहाँ दिया है, PGI रोहतक से दिया है और जो वो लोग ले रहे हैं। फीस स्ट्रक्चर फॉर BDS कोर्सेज इन प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस विद PGI रोहतक एफिलिएशन, जो PGI रोहतक के अंडर जो BDS कोर्सेज है उनकी जो फीस है वो है, ट्यूशन फीस है 2.8 लाख विद इंक्रीमेंट ऑफ 5%। आपकी सिक्योरिटी 1 लाख रुपीज़ की है, बाकी कुछ कंपोनेंट्स हैं ये आप देख सकते हैं। आगे हम अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर ऑफ MBBS एंड BDS कोर्स, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात आ रही है जो PGI रोहतक के अंडर नहीं है। SGT में आपकी MBBS की फ़ीस है 21 लाख रुपीज़ पर एनम, कॉशन मनी 2 लाख रुपीज़ की जाएगी जो रिफंडेबल है। एल्यूमिनाई फ़ीस होती है 2,500 रुपये की। BDS में 4 लाख रुपीज़ पर एनम है, 50,000 आपकी कॉशन मनी है, 2,500 एल्यूमिनाई है, NRI का दे रखा है। देन अगर हम जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट अल-फलाह उसकी अगर हम फीस देखें तो ऑलमोस्ट 16,37,000 है फर्स्ट 4 इयर्स के लिए, 5th ईयर में ऑलमोस्ट हाफ, तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा 9 लाख रुपीज़ आपकी ये ट्यूशन फीस होगी एंड NRI की ये फीस हो गई। अब हम देखें MBBS एंड BDS इन MMU सद्दोपुर। सो MMU या मुलाना का जो प्रॉपर मुलाना वाला इंस्टीट्यूट है वो डीम्ड है, वो डीम्ड की लिस्ट में ऑल इंडिया के थ्रू आएगा। बट इसी ग्रुप का जो सद्दोपुर में अम्बाला में कॉलेज है उसकी फ़ीस है 17 लाख रुपीज़ विद 10% एनुअल इंक्रीमेंट, बहुत महंगा है। 17 लाख रुपीज़ विद 10% एनुअल, यूनिवर्सिटी चार्जेस 25,000, रजिस्ट्रेशन फ़ी 40,000 फॉर फर्स्ट ईयर, तो इनकी फ़ीस रहेगी। उसके बाद अगर हम BDS कोर्स की देखें, PDM यूनिवर्सिटी जो बहादुरगढ़ में है उसकी जो फीस है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन फीस 4,200, ट्यूशन फीस 1,63,000, BDS की बात हो रही है ये। अदर चार्जेस एकेडमिक 32,000, टोटल एनुअल फीस 1,95,000 की आएगी।
नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फीस भी इम्पॉर्टेंट थी, बट ये डॉक्यूमेंट्स, सो ये डॉक्यूमेंट्स जो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, कैंडिडेट्स जुड़े, उन्होंने ये ऑलरेडी लिस्ट देख रखी है। सो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी करने हैं जो पीजीआई रोहतक जाके आपको देने होंगे वो हैं, या फिर जो इंस्टीट्यूट में जाने होंगे। 10th का सर्टिफिकेट के साथ आपको 12th का सर्टिफिकेट होगा। अब कई जगह लिखते हैं मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, सो जनरली जो आपके 10th और 12th के डीएमसी है उसके ऊपर लिखा होता है, सीबीएसई में तो ये लिखा होता है कि आपका मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो ये दोनों वर्ड्स आगे लिखे हुए हैं, तो आप सिक्योर्ड, आपको सिर्फ डीएमसीज दिखानी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो आप हरियाणा के हो कि नहीं हो, सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, कोई कास्ट से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट होगा बाय इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, सर्टिफिकेट ऑफ ईएसएम, इनकम सर्टिफिकेट फॉर बीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स को आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना है। ईडब्ल्यूएस के लिए जैसे हमने बात करी इनकम एंड एसेट दिखाना है। माइनॉरिटी स्टेटस है तो उसका एफिडेविट लगेगा। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। आपको सीट मिलेगी, जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगी डाउनलोड करके वो लेके जाना है। प्रूफ ऑफ आईडी, सो आईडी में आधार कार्ड तो लगता ही है, बट यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है एनी टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी, राशन कार्ड और एनी अदर, इनमें से जो भी आपको 2 आईडी प्रूफ रेडी रखने हैं। इसको साथ में अगर फैमिली आईडी है, परिवार पहचान पत्र है, उसको भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं, बट 2 आईडी प्रूफ्स लेके चलिए क्योंकि ये लगेंगे यहाँ पर। पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स हैं आपकी जो नीट में लगाई थी, 4 लिखी हुई है बट ज़्यादा रेडी रखिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय काउंसलिंग कमेटी, सो और एनआरआई की ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अभी रेडी कर लीजिए। इनको इमीडिएटली नहीं चाहिए बट 10-15 दिन के बाद चाहिएगा, अराउंड 27 के बाद ये आपको लगेंगे। सो ये डॉक्यूमेंट्स आप पूरा रेडी कर सकते हैं। सो वी होप कि पूरा का पूरा जो आपका ब्रोशर है उसको हमने एक समराइज़ किया, एक अच्छे तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा। स्टिल कुछ डाउट्स हैं, आप हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट करिए, कमेंट्स करिए एंड हम आपके सामने वो डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आगे आगे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और आएंगे। Thank you.